क्या होगा अगर किसी महिला से कहा जाए कि आपके पहले ही 2 बच्चे हैं, इसलिए आप मैटरनिटी लीव की हकदार नहीं हैं? क्या कानून मदरहुड को एक पॉलिसी प्रिविलेज बना सकता है, ना कि एक ह्यूमन राइट के रूप में? एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि मैटरनिटी लीव कोई दया नहीं है और मैटरनिटी लीव कोई सरकारी कृपा भी नहीं है, बल्कि मैटरनिटी लीव महिला के रिप्रोडक्टिव राइट्स यानी कि प्रजनन अधिकारों का हिस्सा है। केस का नाम है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं के उमा देवी बनाम तमिलनाडु राज्य 2025 का, के उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2025 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव अलाउ कर दी हैं और यह बोला है कि तीसरे बच्चे के लिए भी अगर मैटरनिटी लीव अवेल करना चाह रहा है कोई, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो असंवैधानिक होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कही है। इस फैसले को समझेंगे जब आप, तो आपको क्या क्या समझ में आएगा कि ये फैसला जो है कैसे अनुच्छेद 21 डिग्निटी की और इक्वालिटी के राइट्स की और महिला के वर्कप्लेस राइट्स की समझ को किस तरीके से बदल देता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। बिल्कुल हम डिटेल्ड लीगल एनालिसिस कर रहे हैं इस केस का। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। और अभी हाल ही में हमने अपना लेबर लॉ, न्यू लेबर लॉ पर कोर्स भी लॉन्च कर दिया। आप उसको भी हमारी ऐप से चाहें तो एनरोल कर सकते हैं उसमें भी। अब बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। फैक्ट्स को समझना काफी जरूरी है। इस केस के तथ्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मामले में महिला एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। उनकी स्थिति ये थी कि उनके पहले विवाह से पहली एक शादी हो चुकी थी, उससे उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में आने से पहले पैदा हुए थे, मतलब जब वो सरकारी टीचर बनी थी उससे पहले ही उनके 2 बच्चे हो चुके थे पहली शादी से। और पहली शादी से उनका तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद बच्चों की कस्टडी पिता के पास चली गई थी और इसके बाद 2018 में उन्होंने दोबारा शादी की, पुनर्विवाह किया और सर्विस में आने और उसके बाद उनकी ये सरकारी नौकरी टीचर वाली लगी। सर्विस में आने के बाद जो पहला बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया। समझिएगा, सर्विस में आने के बाद अब जो पहला बच्चा पैदा हुआ उसके लिए उन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया, लेकिन जो तमिलनाडु सरकार थी उन्होंने इसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि स्टेट पॉलिसी के अनुसार केवल 2 बच्चों तक ही मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है। और इसके बाद मामला यहां से मद्रास हाई कोर्ट पहुंचता है। अब आगे समझते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट का इस मामले में क्या स्प्लिट व्यू था, उसको समझते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने महिला के पक्ष में फैसला दिया। सिंगल जज ने कहा कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव पर रोक नहीं लगाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पुराने वाले लेबर लॉ से रिलेटेड केस है। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट का कंसेप्ट आया है तो हमारे नए लेबर लॉ के अंदर भी ना, तो ये केस हमेशा साइड किया जाएगा क्योंकि इसने कानून की एक बहुत अच्छे से व्याख्या की है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिंगल जज ने इस केस में यही कहा कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव पर रोक नहीं लगा सकता। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी बेनिफिट पर लीव पर रोक नहीं लगा सकता। कानून जो है वो केवल लीव ड्यूरेशन कम करता है, जब तीसरा बच्चा होता है अधिकार खत्म नहीं करता है। और इसके ऊपर यह भी कहा कि जो सेंट्रल लॉ है यानी कि जो केंद्र का लॉ है यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो हमेशा स्टेट के सर्विस रूल से ऊपर होता है, जो राज्य के सर्विस रूल्स हैं उनसे ऊपर होता है। और सेक्शन 27 के तहत एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट प्राप्त है, कि मतलब धारा 27 के अंदर यह भी कहा गया है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होगी वो दूसरे सभी लॉ के ऊपर ओवरराइड करेगी, मतलब उनको दरकिनार करते हुए अप्लाई होगी। और जो अनुच्छेद 254 है भारत का संविधान का, उसके तहत भी असंगत स्टेट रूल्स अमान्य होते हैं। उन्होंने मैटरनिटी लीव मंजूर कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर झटका भी मिला। मामले के खिलाफ, इस एकल जज के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु राज्य ने
अपील कर दी और अपील गई डिवीजन बेंच के सामने, ठीक है। और डिवीजन मतलब दो जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया और डिवीजन बेंच ने यह फैसला पलट दिया, सिंगल जज वाले फैसले को पलट दिया और कहा कि मैटरनिटी लीव कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह केवल स्टैट्यूटरी है, यानी कि कानून द्वारा प्राप्त अधिकार है। स्टेट का जो 2 चाइल्ड नॉर्म है वही लागू होगा, यानी कि तीसरे बच्चे पर महिला को मैटरनिटी बेनिफिट का फायदा नहीं मिल सकता। इसके बाद जो मामला पहुंचा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और उसके पीछे अपनी बहुत बढ़िया रीजनिंग भी दी, उसको भी समझेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने अपने हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में नए लेबर कोर्स पर अपने कोर्स लॉन्चेस कर दिए हैं। आपको उनके लिंक जो हैं दोनों कोर्सेज के, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, जहां से आप डिटेल चेक करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। बेयर एक्ट के हिसाब से चारों लेबर कोड को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और इनकी क्लासेस जो हैं वो वीकेंड पर होंगी, ठीक है। सैटरडे संडे को इनकी क्लासेस हुआ करेंगी। सारी डिटेल आपको लिंक पर मिल जाएगी और जो क्लासेस हैं हमारी ऑफिशियल ऐप के माध्यम से होंगी, दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से होंगी। तो आप डिटेल चेक कर लीजिए, 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच का जो फैसला था, मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला था, उससे पूरी तरह असहमति जताई और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि मैटरनिटी बेनिफिट रिप्रोडक्टिव राइट्स का हिस्सा होते हैं और मैटरनिटी लीव मैटरनिटी बेनिफिट का ही अनिवार्य अंग है। कोर्ट ने कहा कि रिप्रोडक्टिव राइट्स अब किससे जुड़े हुए हैं? अब जुड़े हुए हैं अनुच्छेद 21 से, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, राइट टू डिग्निटी से, राइट टू प्रिवेसी से, राइट टू हेल्थ से और समानता के अधिकार से और नॉन डिस्क्रिमिनेशन से। यह केवल भावनात्मक बयान नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने साफ कहा है कि मैटरनिटी लीव केवल नौकरी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि यह महिला के शरीर, स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा हुआ अधिकार है। आप बताइए, आपको ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके पीछे की रीजनिंग कैसी लगी? क्या आप सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के इस व्यू से? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। 2 चाइल्ड पॉलिसी क्यों मातृत्व अधिकार को नहीं दबा सकती, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की, उसको भी समझते हैं। और यहीं पर ये वो फैसला है जो गहराई से और ज्यादा लीगल बनता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो एक लेजिटिमेट स्टेट गोल हो सकता है, कि राज्य का उद्देश्य हो सकता है कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। दूसरी तरफ जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। मैटरनिटी ऑब्लिगेशन भी जो है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन भी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है राज्य की। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये दोनों उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों साथ ही चलते हैं। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को बायोलॉजिकली और सोशली पनिश नहीं किया जा सकता और पॉपुलेशन पॉलिसी मैटरनिटी राइट को खत्म नहीं कर सकती। माना कि राज्य की ये पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति है, मगर पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति मैटरनिटी राइट्स को खत्म नहीं कर सकती है। बहुत बड़ी बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। दोनों को हार्मोनाइज किया जाना चाहिए, दोनों को इकट्ठे पढ़ा जाना चाहिए, दोनों में एक बैलेंस बनाया जाना चाहिए। और सबसे अहम बात, ये महिला का सर्विस के बाद का पहला बच्चा है। मतलब जब महिला ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, टीचर बनी, वो सरकारी टीचर बनी, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद का पहला बच्चा है। ये बात भी ध्यान देनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उन्होंने इससे पहले कभी मैटरनिटी बेनिफिट का फायदा भी नहीं लिया, पहले बच्चे उनकी कस्टडी में भी नहीं है, इसलिए ब्लैंकेट डिनायल को कोर्ट ने इरेशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, जो मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या मदरहुड को कभी पॉलिसी वायलेशन माना जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं सर्वाइविंग चिल्ड्रन का अर्थ और ओवरराइडिंग लॉ का
मतलब और उसका इफेक्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल जज की रीजनिंग को सही माना। जो मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल जज ने जो फैसला दिया था उसको सही मानते हुए कहा कि सर्वाइविंग चाइल्ड का अर्थ होता है केवल, सर्वाइविंग चाइल्ड का मतलब केवल बायोलॉजिकल काउंट नहीं होता है, बल्कि वो बच्चा जो महिला के साथ रहते हो उसको ही हम सर्वाइविंग चाइल्ड कहेंगे। यहां पर जो पहली शादी से 2 बच्चे थे वो महिला के साथ नहीं रह रहे थे, तो उनको इस महिला के रेफरेंस में सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं माना जाएगा। सर्वाइविंग चाइल्ड वही माना जाएगा जो अभी इसका पैदा हो रहा है, जो जिसके लिए ये अभी मैटरनिटी लीव अवेल करना चाह रही है। वे बच्चे जो महिला के साथ रहते हैं उनको ही सर्वाइविंग चाइल्ड माना जाएगा। जिनकी कस्टडी और केयर महिला के पास होती है उन्हीं को ही महिला के रेफरेंस में सर्वाइविंग चाइल्ड माना जाएगा, चिल्ड्रन माना जाएगा। और दूसरा, सेंट्रल लॉ और वर्सेस स्टेट रूल्स के रेफरेंस में कोर्ट ने दोहराया कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो एक केंद्र का कानून है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, और इसे ओवरराइडिंग इफेक्ट प्राप्त है कानून के तहत। और इसके विरोधी जो स्टेट रूल होंगे वो आर्टिकल 254 के तहत अमान्य हो जाएंगे। तो मतलब तमिलनाडु राज्य की जो स्टेट पॉलिसी थी कि 2 बच्चों से ज्यादा पर मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रावधानों की वजह से और संविधान के अनुच्छेद 254 की वजह से अमान्य घोषित होती है। और डिवीजन बेंच का जो तमिलनाडु जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि कहना कि एक्ट लागू नहीं होता है, कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से गलत बताया था। अब बात करते हैं ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली इतना बड़ा क्यों है, उसको समझते हैं। ये फैसला केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यह भी सिद्ध हुआ है कि मैटरनिटी लीव एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। महिलाएं स्टेट की पॉपुलेशन मशीन नहीं है। सर्विस रूल्स को ह्यूमन डिग्निटी के साथ हमेशा पढ़ा जाना चाहिए और लेबर लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा मानवीय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को सिर्फ लीव नहीं बल्कि गरिमा के अधिकार का हिस्सा बताया है। कोर्ट ने ये जो सोच है बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में रखते हुए एक चीज को खारिज किया है, और वो खारिज किया है, क्या खारिज किया है? कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जो आर्ग्यूमेंट ये कहता था कि मैटरनिटी लीव एहसान है और मदरहुड को एक लायबिलिटी की तरह देखा जा सकता है। इन दोनों आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, और यह फैसला आने वाले समय में असर डालेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर, लेबर लॉ जूरिस्प्रूडेंस पर, जेंडर जस्टिस पर, और स्टेट के जो सर्विस रूल्स हैं उन पर असर डालने वाला है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेखा खींच दी है कि महिला के जो मातृत्व के अधिकार हैं उसको गिनती में नहीं बांटा जा सकता, और मैटरनिटी लीव रिप्रोडक्टिव राइट्स का हिस्सा है। स्टेट पॉलिसीज का काम गरिमा बचाना होता है, उसे मिटाना नहीं होता है। और यह फैसला हमें यह भी याद दिलाता है कि आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि जिंदगी पर लागू होता है। अगर आप मानते हैं कि यह फैसला महिलाओं की गरिमा और समानता को और ज्यादा मजबूत करता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है वो दबा के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आप एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं चैनल पर। सुपर थैंक्स के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लेबर लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नए लेबर कोड्स को, तो हमारे नए कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऑफिशियल ऐप के माध्यम से। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।